नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल के दिन रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का पर्व काफी खास है। और काफी खास पर्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपनी बहन को रक्षा का वादा देते हैं कि हाँ, मैं उनके लिए हर तरह से उपस्थित रहूंगा। तो निश्चित ही आप इस भाव को अपने अंदर पूरी प्रबलता के साथ रखेंगे, अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि समाज में जो बहनें आपकी इंतजार में बैठी हैं, आप उनके लिए एक सक्षम नागरिक बनकर, एक कुशल नागरिक बनकर उनके लिए एक ऐसा समाज बनाएंगे ताकि वो स्वतः ही सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षा का ये भाव रक्षाबंधन के रूप में हर देश के अंदर, अपने देश के अंदर जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप पूरी बाई हार्ट एंड सोल अगर बनाकर अपनाकर बनाएंगे तो निश्चित ही एक अच्छी दिशा की तरफ आप अग्रसित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के सेशन की। मेरे साथ में मेरे साथी जो उपस्थित हैं, आकाश, कुंजबाला, निखिल, शांतनु, भगत, निखिल, निशा, मिक्की, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। आइए शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। और चूंकि प्रेसिडेंट के अंदर हम काफी सारी चीजें आपको अभी तक बता चुके हैं, प्रेसिडेंट की शासन प्रणाली में समझा चुका हूं किस तरह से काम करता है, सिस्टम क्या है, कैसे है, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होता है वो मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को। यानी मेजर जो प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। प्रेसिडेंट बनते कैसे हैं, प्रेसिडेंट की शर्त क्या है, प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, साथ में एक जो अपना सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है वो क्या होता है। ये जो सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये मैंने आपके लिए पूरी तरह से अपनी स्लाइड्स में बनाकर दे दी हैं। 5 साल का कार्यकाल होता है, कई बार वो चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। अच्छा, अब यहां से आगे की चर्चाएं चलनी थी आज के सेशन में, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेशन में जैसा कि आप यहां पर लिखा देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली कब माना जाएगा, मतलब कब आप ये मानेंगे कि प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया है। या तो प्रेसिडेंट की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो प्रेसिडेंट की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या प्रेसिडेंट अपने पद से इस्तीफा दे दे। इस्तीफा देते समय मैंने मॉर्निंग में भी ये जो सेशन लिया था उसमें भी क्लियर किया था कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देकर जाता है। और तीसरा, रिमूवल बाय इंपीचमेंट प्रोसेस, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोगों को सबसे ज्यादा महत्व देना है। ये शब्द लिखा हुआ है इंपीचमेंट, इसका हिंदी अनुवाद होता है महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया इजाद की गई है कि यदि राष्ट्रपति को हटाना हो, और ये कई पेपरों में देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति का हटाना राष्ट्रपति से संबंधित दो बड़े, सबसे बड़े सवालों में से हैं। आपने बनाना तो सीख लिया है, आज हटाना भी सीख लेंगे। राष्ट्रपति का पद कब खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रपति खुद मर जाए या राष्ट्रपति अपने पद का इस्तीफा दे दे। इस्तीफा लेकिन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देगा। और तीसरा, जिन्होंने उसे चुना था अगर वही उसे हटाने के बारे में सोचें। बड़ा सवाल यह है कि सर एक बात बताइए, राष्ट्रपति को हटाने के बारे में क्यों सोचा जाएगा। इसके पीछे कंडीशन दी गई है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो। संविधान का अतिक्रमण क्या है कि राष्ट्रपति से जो ड्यूटी अपेक्षित की गई है अगर वो उनका सही मामले में पालन नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको हटाने की प्रक्रिया बढ़ाई जाती है। तो इंपीचमेंट प्रोसेस क्या है, उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से समझ में आने वाले समय में आ जाएगी। एक और सवाल यहां पर बनता है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है। यह सवाल क्यों पूछा जाता है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता है। ठीक है ना, तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए। राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन में डे 1 पे आपको बता चुका हूं, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे वोट दिया जाता है, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूं। राष्ट्रपति के केस में अब राष्ट्रपति के ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ओथ भी बता चुका हूं। इंपीचमेंट आज आपका प्रोसीजर है जो आपको समझना चाहिए कि राष्ट्रपति का हटाने का प्रक्रिया, ये जो भी मैंने स्लाइड आपको दिखाई है, इतने दिन से जो सेशन चल रहा है वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। आज जो स्लाइड्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये यहां से आगे की स्लाइड्स हैं, ऑलरेडी हम वो पूरी प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। और तो और जिन भी साथियों ने हमारे नोट्स घर पर ऑर्डर किए हैं उनके नोट्स में भी यही सारी चीजें एज इट इज लिखी हुई हैं। और तो और जो साथी अभी तक अपने नोट्स घर पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो आरएएस के नोट्स लिए थे और किसी ने अगर आरएएस के नोट्स नहीं लिए हैं तो कंप्लीट जो हमारा जीके का नोट्स बंडल है वो बनकर तैयार हो चुका है, इंक्लूडिंग इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी। ये इंग्लिश मीडियम वाला है,
हिंदी मीडियम वाला भी छप के तैयार हो चुका है, इंग्लिश मीडियम वाला भी छप के तैयार हो चुका है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपके घर पर ये कंप्लीट सेट इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 1999 में डिलीवर किया जा रहा है। हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों नोट्स छपकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहेंगे तो विद इन 7 डेज आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे। इन्हीं में जो दिया गया है वही चीज हम आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं। ऑर्डर कहां से करना है, तो अपने एप्लीकेशन पर ही परचेज नोट्स का ऑप्शन है, वहां पर हैंड रिटन ऑप्शन में जाकर आप कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, अब उसको समझते हैं। सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि महाअभियोग लाया क्यों जाता है। आंसर है, महाभियोग इसलिए लाया जाता है यदि प्रेसिडेंट अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हो, राष्ट्रपति संविधान का एनक्रोचमेंट कर रहा हो, तो उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। हटाने के लिए किया क्या जाता है, अब यहां पर यह चीज आपको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कैन बी रन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। असल में केवल कंडीशन आपको यह पता होनी चाहिए, यहां पर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कब शुरू की जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाता है, क्या वो अनसाउंड माइंड का हो, वो दिवालिया हो गया हो, ये हो गया हो। जो संविधान में रिटन है, वो संविधान में रिटन बात क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर ही आप उसे हटाने की बात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हटाने की प्रक्रिया होती कैसे है। जैसे आप सबने अभी तक प्रेसिडेंट के नियुक्त होने की प्रक्रिया सुनी है। प्रेसिडेंट कैसे नियुक्त होता है, चुना जाता है। कैसे चुना जाता है, जिसको प्रेसिडेंट बनना होता है वो पहले प्रपोजर और सेकेंडर इनके साथ मिलकर के अपना पहले दस्तावेज सौंपता है। 1/6 मत से अधिक मत लेकर आता है, 15,000 रुपए जमानत राशि देता है, 50% से एक अधिक वोट अगर वो प्राप्त करता है तो ही वो राष्ट्रपति बनता है। ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने आप लोगों से पहले डिस्कस की हुई हैं। ठीक है ना। एक बालक है, बहुत देर से लिख रहा है, वीडियो नहीं चल रहा, और इसी बच्चे के साथ सारी दिक्कतें क्यों आ रही हैं मुझे नहीं समझ में आ रही है। और किसी का भी नहीं चल रहा है तो वो भी बताएं। कुंजबाला और खुशबू मौर्य, ये दो ही लोग लिख रहे हैं कि इनकी क्लास नहीं चल रही है, बाकी सबकी चल रही है भाई। एक बार थम्स अप कर दीजिए, सभी को प्रॉपर तरीके से क्लासेस सुनाई और दिखाई पड़ रही हैं। बाकी सबकी चल रही है। ओके, बीच बीच में एरर आ रहा है बेटा, वो जो हाँ, जिनको दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चों को अगर दिक्कत आ रही है तो उनसे एडमिन खुद से कनेक्ट कर लेंगे थोड़ी ही देर में, है ना। बाकी लोगों का असल में 2-3 दिन से दिक्कत आ रही है। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है, एप्लीकेशन पार्ट पर जो दिक्कत आ रही है वो रिजॉल्व जल्दी ही कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ए रेजोल्यूशन ऑफ इंपीचमेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति को वोट देते समय, जब आपने राष्ट्रपति को चुना था तो राष्ट्रपति को चुनते समय किस किसने वोट दिया था, तो आपको यह पता है कि राष्ट्रपति को चुनते समय लोकसभा के अंदर सांसदों ने वोट दिया था, राज्यसभा के अंदर सांसदों ने वोट दिया था, विधानसभा के अंदर भी विधायकों ने वोट दिया था। याद रखिएगा, यहां पर तीनों की तीनों निर्वाचित विधायक थे। यहां पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न बनता है, जब इलेक्शन हुआ था, याद रखिएगा इलेक्शन हुआ था तो वोट किसने दिया था, यह चीज आपके सामने एज एन ऑप्शन लिखी गई है। लेकिन और यहां पर यह चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड के द्वारा वोट नहीं दिया गया था। क्लियर है। अच्छा, अब हमारे सामने मुसीबत क्या है, राष्ट्रपति को हटाना है भाई। और राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया करनी है, तो यहां पर मैंने सबसे पहली जो बात बोली है, दोनों हाउसेज में, या तो वो लोकसभा हो या वो राज्यसभा हो, उनमें से कहीं पर पहले प्रस्ताव लाया जाएगा। ये पहले पॉइंट को समझिएगा साहब, प्रस्ताव लाया जाएगा कि भाई हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा। याद रखिएगा, विधानसभा में प्रस्ताव नहीं आता है और पेपर में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं
क्या पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति को, क्योंकि आपको पहले याद दिलाया जाता है, चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भी मतदान करती है, ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति को हटाते समय भी विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया जा सकता है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, गलतफहमी का शिकार नहीं होना है, जो पता हो पर्याप्त और सटीक पता होना आवश्यक है। तो प्रस्ताव लाया जाता है कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। कहां लाया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है। दूसरा, चार्जशीट साइंड बाई 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस in which the resolution of impeachment is to be presented must be given to the president before 14 days। अब ये क्या होता है? यदि राष्ट्रपति को आप हटाना चाहते हैं तो सेकंड कंडीशन ध्यान से सुने, राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको 14 दिन पहले, 14 डेज पहले 1/4 सदस्यों द्वारा, अब ये 4 सदस्य कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/4 कितना होता है? अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लोकसभा का 1/4, राज्यसभा का 1/4, और तो और ये बहुत ही प्यारा सवाल है, कई बार बच्चों से ये पूछा भी जाता है और बच्चे यहां पर कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपसे, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। देखो, आपको अभी तक ये लग चुका है कि वोटिंग में जब निर्वाचन होता है तो वोटिंग के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर ही वोट देते हैं, इलेक्टेड वोट देते हैं। चलो ये बात क्लियर है। लेकिन इसको जब दोबारा पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि साहब नॉमिनेटेड वोट नहीं देता? बोले सर नहीं देता, नॉमिनेटेड वोट नहीं देता। बोले ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर अब प्रस्ताव लाना है तो भाई लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर दोनों जगह कोई ना कोई सीट लिखी हुई है। कोई बताएगा कमेंट बॉक्स के अंदर लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं और राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर कहा गया है 1/4 सदस्यों द्वारा। याद रखने की बात है कि प्रस्ताव यदि राज्यसभा में लाया गया है, राज्यसभा में अगर प्रस्ताव लाया गया है तो राज्यसभा की कुल स्ट्रेंथ का, राज्यसभा की अगर कुल स्ट्रेंथ 245 है तो इसका 1/4 जने मिलकर के 245 डिवाइडेड बाई 4 जो होगा वो लोग प्रस्ताव लेकर आएंगे। ठीक इसी प्रकार से जो यहां पर 543 सांसद हैं आपके लोकसभा के अंदर, अगर लोकसभा में 543 हैं तो 543 डिवाइड बाई 4 जो नंबर आएगा वही नंबर प्रस्ताव लेकर आएगा। अब ये प्रस्ताव क्या है पहले समझ लीजिएगा। प्रस्ताव का मतलब ये हुआ कि ये लोग सजेशन देते हैं कि ये हटा देना चाहिए, इनके कहने भर से नहीं हट जाएगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि ये मात्र 60 लोगों के कहने से हट जाएगा, ऐसा नहीं है। 61 लोगों के कहने से हट जाएगा, ऐसा नहीं है। हटाने के लिए क्या जरूरी है? ये लोग तो पहले प्रपोजल लेकर आए हैं, जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए प्रपोजल लाया गया था वैसा ही ये प्रपोजल है जो लाया गया है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब ये प्रस्ताव लेकर आ चुके हैं, अब इसके बाद क्या होता है? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाता है, सर आपको हटाने की बातें चल रही हैं। राष्ट्रपति कहता है ठीक है भाई, अब मुझे हटाने की बात चल रही है तो बताओ क्या करना होगा? सर अब आपको हटाने के लिए वोटिंग की जाएगी। यही प्रक्रिया जो है वो महाअभियोग की प्रक्रिया होती है। अर्थात इन 14 में से किसी भी हाउस में यह प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है। इसलिए कई बार यह प्रश्न पेपर में पूछा भी जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि सर क्या मतलब लोकसभा में लाया जाता है प्रस्ताव कि राज्यसभा में लाया जाता है? आंसर याद रखिएगा, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। एक बच्चा है लक्ष्मण जाट जो 238 नंबर लिख रहा है, उसको क्यों लिखना है मैं आपको बता देता हूं। असल में उसको क्या हो रहा है कि वहां पर उसको यह याद है कि राज्यसभा के अंदर जो सांसदों की संख्या है वो 250 है, इनमें से नॉमिनेटेड 12 हैं, तो उसको 238 ध्यान रह रहा है। याद रखना, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है और याद यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और वो ये है कि राष्ट्रपति को चुनते समय भले ही नॉमिनेटेड मेंबर वोट ना देते हो, लेकिन राष्ट्रपति को हटाते समय, राष्ट्रपति के इंपीचमेंट के समय वो लोग वोट देते हैं।
याद रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर के द्वारा वोट दिया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। क्लियर? क्लियर? ये मंजू वाला कौन सी बच्ची है? इसको जो दिक्कत आ रही है प्लीज इसको रिजॉल्व करिए ना। बार बार वो एक मैसेज कर रही है, आप कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं उसको अभी तक? कॉल क्या है? कल से भी, कल से सुबह भी मैसेज कर रही थी, अभी भी मैसेज कर रही है। आज जो भी वाला है देखो एक बार आप, इसको तुरंत रिजॉल्व कराइए। हाँ जी। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा कि ये वाली जो स्थिति है, तो ये याद रखने का क्या है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी जब इंपीचमेंट प्रोसीजर होता है तो हटाने में रोल प्ले करता है। ये बात आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। पहले क्या होता था, नॉमिनेटेड मेंबर ने वोट नहीं दिया था लेकिन हटाते समय वो वोट देगा। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेरे प्यारे साथियों, और वो है 2/3 सांसदों की संख्या, जो हाउस की मैक्सिमम कैपेसिटी है। अगर हमारे यहां पर 543 लोकसभा की सीटें हैं तो 543 का ही 2/3 नंबर जब लोकसभा के अंदर से वोट दे देगा तो वह प्रस्ताव लोकसभा से पास माना जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, हमारी संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा नामक दो, ये लोकसभा रहा, ये राज्यसभा रहा और ये राष्ट्रपति रहा। ये तीन चीजें मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है? अच्छा, लोकसभा के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनके सामने 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आए कि हमें राष्ट्रपति को हटाना चाहिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए मान लीजिए यहां 543 सदस्य हैं, इन लोगों ने वोट देकर के अपने 2/3 मत से इस प्रस्ताव को पास कर दिया। प्रस्ताव हो गया पास, कि बोले ओके, प्रस्ताव पास माना जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव मात्र पास होने से ही काम नहीं चलेगा जनाब। यह पास हुआ प्रस्ताव अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर जो नंबर आप 250 बोल रहे हैं, इस पर हम आएंगे। अभी नंबर को लेकर एग्जैक्टली आप फिगर याद मत करिए, क्योंकि इसको लेकर के अभी संसद शुरू होने वाली है। मैं एक एक चीज बताऊंगा, कहां पर क्या है, कितनी है, अब कितनी है, आज का अपडेट क्या है, सारी बातें। आप एक नंबर लेकर चलिए, जो भी अभी तक नेट पर प्राप्त जानकारी है 245 और 543, ये दो ही जानकारी है। ठीक है ना? अभी सुनिए आगे, ये 250 या 245 जो भी नंबर है अभी राज्यसभा के अंदर, ये वाला जो नंबर है इसका 2/3, इसका जो 2/3 है, अगर वो भी प्रस्ताव को पास कर देते हैं वोटिंग के बाद में, तब जाकर के राष्ट्रपति को हटाया हुआ माना जाता है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, राज्यसभा में 2/3 ने पास कर दिया और राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में पास कर दिया। अब किसी ने उल्टा सवाल पूछा, सर पहले प्रस्ताव राज्यसभा में आ गया तो यहां से पास होने के बाद लोकसभा लेकर जाओ। लोकसभा से भी 2/3 का पास होना जरूरी। दोनों हाउसेस के 2/3 जब पास कर देंगे, सर फिर यहां पर मेरे कुछ डाउट हैं सर। मैंने कहा पूछो। सर कई बार ऐसा होता है कि 543 सदस्य मान लो, इनमें से 8-10 लोग मर गए। कैसे मर गए भाई? कोई कोरोना से मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया, किसी की उम्र हो गई, जो भी हो गया, कोई सांसद मर गया। सर ऐसी स्थिति में 543 काउंट किया जाएगा कि 533 काउंट किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा भाई ना, 533 काउंट नहीं किया जाएगा, 543 काउंट किया जाएगा। यहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग मायने नहीं रखती, टोटल स्ट्रेंथ मायने रखती है। प्लीज इस बात को याद रखिएगा। ठीक है? फिर से सुन लीजिएगा। सर यहां पर मान लीजिए कोई सीट खाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीट खाली है तो भी टोटल नंबर का 2/3 कंसीडर किया जाएगा। इसलिए कहते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए
जो वोटिंग कराई जाती है वो देश की सबसे भारी वोटिंग मानी गई है, उससे ज्यादा बहुमत कहीं नहीं मांगा गया है। यही कारण है कि आज तक देश का राष्ट्रपति नहीं हटाया गया है, कोई भी राष्ट्रपति महाअभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, यहां संसद की कुल क्षमता का 2/3 यूज किया जाता है, उसके बिना ये नहीं हट सकता। क्लियर सर? यहां पास हो गया, यहां पास, कुछ भी हो जाए तब भी नहीं। एक बड़ा सवाल यह बनता है, सर नॉमिनेटेड मेंबर वोट देते हैं क्या हटाते समय? मैंने कहा बिल्कुल देते हैं। फिर एक सवाल बना, सर एक सवाल है मेरा, कल भी मेरे दिमाग में आया था, जब सुबह भी आया था जब आप पढ़ा रहे थे, कि जो इलेक्शन होता है उसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, ठीक है सर, लेकिन मान लीजिए सर कहीं पर विधानसभा के अंदर कोई सेशन चल ही ना रहा हो, तो मतलब विधानसभा का कोई जगह इलेक्शन चल रहा है, वहां पर विधानसभा है ही नहीं, तो मैंने कहा याद रखना, इस आधार पर कि किसी राज्य में विधानसभा वर्किंग नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ी चीज समझो पहले, राष्ट्रपति देश का मुखिया है और मुखिया का पद खाली नहीं रह सकता, इसीलिए प्रावधान है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन अगला राष्ट्रपति बैठ जाएगा तभी पुराना वाला राष्ट्रपति अपनी सीट को छोड़ेगा। इसलिए यह नहीं बोला गया है कि राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद दूसरा राष्ट्रपति चुना जाएगा, नहीं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ही अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। यानी कि ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रखने की हैं, इन्हीं पर प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होता। फिर आपके दिमाग में आए, सर राष्ट्रपति मर गया तो पद तो ऑटोमेटिक रिक्त हो गया, तो उसका प्रोविजन है, राष्ट्रपति अगर मर गया तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। सर राष्ट्रपति ने खुद ने कह दिया मैं तो संन्यास ले रहा हूं, मैं नहीं बन रहा राष्ट्रपति, ऐसी स्थिति में भी उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। सर मान लो उपराष्ट्रपति भी ये कह दे कि मैं नहीं संभाल रहा पद, तो भाई साहब उस समय पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई है वो पद संभालेगा। तो बोले सर ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। एम हिदायतुल्लाह हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने, आपको याद होगा गोलकनाथ वर्डिक्ट के अंदर ये कहा था, क्या कहा था, जिन्होंने अपने द्वारा यह कहा था कि जो संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना है, उनको भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। सर लेकिन अगर सोच लो एम हिदायतुल्लाह का पद भी खाली होता तो, यानी सीजेआई का पद भी खाली होता तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति के अंदर सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। उम्मीद है कि आपको यह बात अब प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। राष्ट्रपति का पद खाली तभी रहेगा जब भारत नहीं रहेगा। भारत है तो राष्ट्रपति के पद पर कोई बैठा हुआ है। बोले सर ऐसी स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति मान लीजिए राष्ट्रपति का पद संभाल रहा है तो उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो भाई साहब फिर राज्यसभा के अंदर जो उपसभापति है वो उसका कार्यभार संभालेगा। लेकिन ये याद रखना, यहां पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे प्रश्न आने वाले समय में संसद से रिलेटेड यही वाले बनेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि अब आपको इंपीचमेंट का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। पेन सेकंड हाउस, ठीक है, क्लियर साहब। तो उपराष्ट्रपति हटा दिया आपने, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारी बातें हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों तरह से आपको दे दी हैं, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की ये जो प्रक्रिया है ये किसने करी? संसद के द्वारा की गई। हाँ भाई, अगर समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करते चलिएगा। एक बड़ा सवाल ये बना, हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बना कि संसद ने खुद से ही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को हटा दिया। ये इसने क्या किया? मैंने कहा इसने न्यायिक प्रक्रिया का पालना किया। राष्ट्रपति को हटाने की ये जो न्याय जैसी प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति ने संविधान का एनक्रोचमेंट किया था इसलिए हमने उसे हटा दिया, ये संसद की अर्ध न्यायिक क्षमता कहलाती है, क्वाजी जुडिशियल पावर। अब आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा, सर ये क्वाजी जुडिशियल पावर क्या होती है? तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। क्वाजी जुडिशियल पावर का मतलब होता है कि संसद के द्वारा जो क्षमताओं की पालना की जा रही है वो असल में वो न्यायपालिका नहीं है, लेकिन वो न्याय भी कर सकती है। ऐसी संस्थाएं जो असल में न्यायपालिका नहीं है लेकिन न्याय करने का कार्य करती हैं वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी यानी अर्ध न्यायिक संस्थाएं कहलाती हैं। फिर से सुनिएगा, राष्ट्रपति को पद से क्यों हटाया गया? क्योंकि उसकी मिस्टेक थी। क्या मिस्टेक थी? क्योंकि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था। राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग क्या था? संविधान का अतिक्रमण था। ये किसको पता चला? संसद को पता चला। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकता था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकता था। कौन हटाया?
संसद हटाया। संसद के हटाने की ये जो क्षमता है ये उसकी अर्ध न्यायिक क्षमता कहलाती है, क्वाजी जुडिशियल पावर कहलाती है। सर ये अर्ध न्यायिक क्या होती है? मैंने कहा बेटा न्याय करने वाले तो न्याय करते ही हैं, कई बार कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा भी न्याय किया जाता है, वो क्षमता उनकी अर्ध न्यायिक क्षमता कहलाती है। क्लियर हो गया? ये हमने हटाने की प्रक्रिया कहां से कॉपी मारी है? तो हमने अमेरिका से इस चीज को कॉपी मारा है। इस चीज को आप बात को समझ लीजिएगा। दूसरा, क्या नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं? बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं। क्या विधानसभा पार्टिसिपेट करती है? नहीं करती है। उम्मीद है अब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एम हिदायतुल्लाह वाली बात भी मैं बता चुका हूं। क्लियर? एक बार थम्स अप कर दीजिए भाई, आपको ये बात समझ में आ गई। एक बार कह रहा है सर 1/4 मेंबर फिर कहां था? 1/4 मेंबर तो प्रस्ताव लेकर आते हैं कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। केवल और केवल क्या काम होगा? जो पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग, 1/4 मेंबर प्रस्ताव लेकर आते हैं। बिल्कुल, अभी क्लियर हो गया? डन, आगे बढ़े। चलिए अब बात आती है कि राष्ट्रपति आपने इतना ज्यादा महानता के साथ बता तो दिया, उसकी असल में पावर क्या है? मैंने कहा पावर, अब आइए पावर बताता हूं। पहला तो वो देश का प्रथम नागरिक है, ये सबको पता है। हमारे यहां का वो डी जूरे हेड है, यानी कि सेरिमोनियल हेड है। हर तरह से देश की जब भी चर्चा होगी उसकी चर्चा होगी। हमारी सेनाओं का वो पूरी तरह से सुप्रीम कमांडर है, और वो हमारे संविधान का गार्जियन है, यानी संरक्षक है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रपति की कुल मिलाकर इतने प्रकार की क्षमताएं हैं, ताकतें हैं, पावर हैं। उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, फाइनेंशियल पावर भी है, डिप्लोमेटिक पावर भी है, इमरजेंसी पावर भी है, वीटो पावर भी है, प्रिविलेजेस भी हैं, और डिस्क्रिशनरी पावर भी है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप आरएएस प्रतियोगी परीक्षा या किसी अन्य स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि असल मायने में इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति की वीटो पावर आरएएस प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। अन्य जो पावर हैं वो चूंकि हम जब संसद पढ़ते हैं तो भी डिस्कस होती रहती हैं, लेकिन ये वाली जो पावर है ये, और इसकी डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि इसकी विवेकाधीन शक्तियां, कि ये दिमाग लगाकर जो कार्य कर सकता है, वो शक्तियां परीक्षाओं में सीधी सीधी पेपर के अंदर पूछी जाती रही हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों मेरे यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी क्षमताएं या ताकत। कार्यकारी का मतलब क्या हुआ? मैंने सेशन की शुरुआत में आपको 3 तरह की चीज बताई थी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मैंने बताया था विधायिका का काम है विधान बनाना, कार्यपालिका का काम है बने हुए विधान को इंप्लीमेंट करना, न्यायपालिका का कार्य है कि विधान को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया ये जांचना। ऐसी स्थिति में जब सवाल आता है कार्यकारी शक्तियों का, तो अनुच्छेद 53 यानी कि आर्टिकल 53 के अनुसार एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड ही शैल एक्सरसाइज इट ईदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज लाइक प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। अब आप विचार करिए कि ये कितनी बड़ी चीज है। राष्ट्रपति के पास ही सारी की सारी क्षमताएं, एग्जीक्यूटिव होने की क्षमताएं उसी के पास हैं, लेकिन राष्ट्रपति खुद तो सारे काम कर नहीं सकता। इसलिए उसकी मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम रखा गया है, यानी कि प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, ये मिलकर के राष्ट्रपति की मदद करते हैं। यही कारण है
कि एग्जीक्यूटिव के अंदर वो लोग भी कार्य करते हैं, लेकिन किसका कार्य करते हैं? राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। कुछ बच्चे बफरिंग लिख रहे हैं, मेरी तरफ से सब सही चल रहा है। ऐप में जो मिस्टेक है वो थोड़ी देर बाद सही हो जाएगी। एक बालक पूछ रहा है, सर अगर राष्ट्रपति ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। आर्टिकल 77, ऑल द ऑफिशियल एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑल द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट आर कंसिडर्ड टू बी हिज डिसीजन। बड़ी इंटरेस्टिंग बात सोचकर देखिए। हमारे यहां पर और ब्रिटेन की संसद का जो बहुत बड़ा अंतर है वो भी यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। हमारे देश में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाएंगे। हमारे देश के अंदर जब भी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा, यानी कि कोई भी विधान जब विधान बन जाएगा तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही बनेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे यहां पर जिस भी विधायक, जिस भी मंत्री ने कोई कानून पास करवाया या किसी मंत्रालय ने अगर कोई कानून पास किया तो उस कानून के लिए वो मंत्री जिम्मेदार नहीं होता, राष्ट्रपति के नाम पर सारे कार्य किए जाते हैं। यह आर्टिकल 77 कहता है कि हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट ही सारे की सारे निर्णयों के लिए जिम्मेदार है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट की ही मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एग्जीक्यूशन ऑफ पावर्स को सही से कर पाएगा। आर्टिकल 78 कहता है द प्रेसिडेंट हैज राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन द अफेयर्स ऑफ यूनियन। राष्ट्रपति को क्षमता दी गई है कि वो केंद्र से ये पूछ सके कि भैया चल क्या रहा है, मुझे बता तो दो कि चल क्या रहा है। ये जानने की जो पावर है उसकी, वो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आती है। मेरे प्यारे साथियों, अब मैंने जो ये तीनों पॉइंट आपको बताए, इनसे आपके मन के अंदर राष्ट्रपति के पद को लेकर के कुछ कुछ पिक्चर तो क्लियर होने लगी, लेकिन सही मायने में जाने तो आपको थोड़ा थोड़ा सा यह भी डाउट आने लगा कि यार राष्ट्रपति करता कैसे होगा ये सारी चीजें। मतलब संसद से पूछ रहा है कि चल क्या रहा है मुझे बताओ, या किसी और से कुछ पूछ रहा है कि बताओ क्या चल रहा है, असल मायने में ये कैसे पता चलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा कि अपन जब राष्ट्रपति से आगे चैप्टर पढ़ेंगे संसद, तो जब संसद की कार्यवाही हम पढ़ेंगे तब आपको राष्ट्रपति की ये सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। जैसे बिल का पास होना, जब कोई बिल पास होता है तो राष्ट्रपति का महत्व क्या होता है, राष्ट्रपति से बिना पूछे अगर कोई बिल पास कर दिया जाता है तो क्या होता है, कौन से बिल ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति से पूछना जरूरी होता है, कौन से बिल ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति लौटा सकता है, कौन से बिल ऐसे हैं कि जिन्हें राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता। ये सारी बातें आपको आने वाले सेशंस में धीरे धीरे क्लियर होंगी, ठीक है ना। अच्छा, क्या प्रेसिडेंट हमारे संविधान के अनुसार किसी पद की नियुक्ति करता है? बिल्कुल। हमारे देश के अंदर चाहे प्राइम मिनिस्टर का काम पदभार हो, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उसके और जो मंत्री हैं उनको नियुक्त करना हो, राज्यों के राज्यपाल बनाने हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाने हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाना हो, सीएजी बनाना हो, यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर बनाना हो, ये सारे कार्य राष्ट्रपति ही करता है। सर राष्ट्रपति के पास तो बहुत सारा काम है। अब ये आपको एक बार में, जिन्होंने पहली बार पॉलिटी पढ़ी है उनके तो एकदम ऐसा लगेगा भाई साहब ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति ही सारा काम करता है, हमें तो लगता है राष्ट्रपति कुछ करता ही नहीं है। अब यहीं पे सारा खेला हो जाता है, और वो क्या है, हमने शुरुआत में आपसे कहा कि राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी गई है, दैट इज हेडेड बाय पीएम। असल मायने में जो काम हेडेड बाय पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से करता है वही सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से कराए जाते हैं। असल मायने में काम सरकार करती है, नाम राष्ट्रपति का होता है। कर ये रहे हैं, नाम इनका हो रहा है। ये बात आपको समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और किसका नियुक्ति देता है? मुख्य चुनाव आयुक्त हो, वित्त आयोग के सदस्य हो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हो, महिला आयोग के सदस्य हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासक होते हैं, राजभाषा आयोग हो, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बड़ा सवाल, सर हम क्या इसको याद करें क्या? बिल्कुल आपको याद करना जरूरी है, और ये सारा कंटेंट हम आप लोगों को एज इट इज अभी की अभी अपलोड भी कर देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पूरी तरह से प्राप्त हो जाएंगी।
श्वेता, जो परेशानी आ रही है बेटा वो चीजें हम टीम के साथ में रखते जा रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए जिनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम अपनी टीम को बताते चल रहे हैं। प्रकाश, थैंक यू सो मच। आपके पीछे पीछे बेटा हमारी एक टीम बैठी हुई है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाँ जिनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, शानवी बेटा, मैं एक बार के लिए, रुचि थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। टेक्निकल टीम, शानवी का कोई अनबॉक्सिंग का वीडियो है, प्लीज आप उसको प्राप्त करिएगा। बच्ची ने पहले भी कहा था और आप लोग भूल गए हैं। बेटा हमारी टीम क्या है, बहुत सारे कामों में, उल जलूल कामों में बिजी रहती है, और इतना कहने के बावजूद भी हाँ, मुझसे एथिक्स पढ़ना है, मैं एथिक्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, बाकी मैं एक चीज आपको और याद दिला दूं, इंडियन पॉलिटी के अंदर जो यहां से आगे वाला पोर्शन है वो आप लोगों को सवाई सिंह जग्गू का सर वैसे पढ़ा चुके हैं। संसद से आगे वाला जो पोर्शन है, इंपॉर्टेंट जो कार्यपालिका के कार्य हैं, वो उनके द्वारा पढ़ाया भी जा चुका है। अभी मैं उनके लेक्चर्स अगर आपको विजिबल नहीं भी हो रहे हैं तो विजिबल करवा दूंगा। माधव बैच के अंदर, माधव को, नटराज बैच को और माधव बैच को जब संयुक्त रूप से पढ़ाया गया था, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, प्रेसिडेंट हैज राइट टू मेक रूल रिगार्डिंग द नंबर, सर्विस कंडीशंस एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ यूपीएससी मेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति के पास ये क्षमता है कि वो कार्यकाल से संबंधित भी शर्तें तय कर सके कि यूपीएससी मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होगा कि 5 साल का होगा, यूपीएससी में मेंबर 10 होंगे कि 5 होंगे। ये सब काम करने की क्षमता राष्ट्रपति के पास है। लेकिन जब ये शब्द बोला जाता है राष्ट्रपति के पास है, तो इसका मतलब समझ जाइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में है। राष्ट्रपति बेचारा कुछ नहीं करता है। राष्ट्रपति केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग के लिए अंतरराज्यीय परिषद की गठन कर सकता है, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करता है, सत्य है। लेकिन असल मायने में जब अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है तो उसमें पीएम जाकर के वहां पर पूरी हेडिंग करता है, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। याद रखने वाली बात यह है बच्चों कि ये जितने भी तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा याद करने हैं और इनको याद ही करना है। राष्ट्रपति वित्त आयोग, सीएजी, भाषा आयोग, यूपीएससी, चुनाव आयोग की कार्यवाही की जो रिपोर्ट है वो संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है, कृपया करके इस चीज को आप याद करें एज एन एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। हाँ जी, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताएं। इसके बाद में लेजिस्लेटिव पावर हम कल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बताइए निखिल बेटा, नटराज वालों को पूरी तरह से माधव बैच एक्सेसिबल था, और अगर आपको नहीं विजिबल हो रहा है तो मैं यहां पर भी वो विजिबल करवा दूंगा, परेशान मत होइए। कोई बात नहीं शंकर, यहां पर विजिबल हो जाएगा, परेशान मत होइए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बताइए। ऐप का पुराना वर्जन ही दे दो हमें, है ना। हाँ बेटा, वो आज आज सुबह भी हमारी क्लास थोड़ी स्लो हुई थी, कम हुई थी। अभी भी हमारी क्लास में स्टार्टिंग में भी दिक्कत आ रही थी टीम, लेकिन आप सब समझदार हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए टीम काम करती रहती है और बहुत अच्छे से काम करेंगे, आप चिंता ना करें, है ना। नेहा थैंक यू सो मच बेटा। संविधान का अतिक्रमण अभी पूछ रहा है, संविधान का अतिक्रमण क्या होता है बेटा। सभी अभी का संविधान का अतिक्रमण का मतलब है अभी राष्ट्रपति के पास पावर ये थी कि वो जो कहा गया है वो काम करे। अब मान लीजिए राष्ट्रपति अपने लेवल पर अड़ंगे लगाने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में जैसे राष्ट्रपति को पता चल गया कि कोई बिल है,
वो पास करके देना था, राष्ट्रपति ने पास नहीं किया, ऐसी स्थिति में उस पर एक्शन कौन लेगा? तो उस पर एक्शन संसद लेती है। ठीक है, विवेक रामास्वामी पर सेशन ले आएंगे प्रदीप। जिन्हें जो भी दिक्कत आ रही है वो सारी की सारी रिजॉल्व कर दी जाएंगी, डोंट वरी। ओके, तो फिलहाल के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। कल रक्षाबंधन के अवसर पर, क्योंकि टीचर्स भी अपने घर परिवार के साथ समय बिताते हैं, हमारी टेक्निकल टीम भी अपने परिवारजनों के साथ समय बिताती है, ऐसी स्थिति में हमने कल का ऑफ रखा है। तो आप सभी को ऑलरेडी बहुत सारी शुभकामनाएं। बढ़िया से अपनी बहनों के साथ त्योहार को अच्छे से मनाएं और इस बात के गहराई से इस भाव को समझें कि ये कितना महत्व रखता है रक्षाबंधन का त्योहार, जिसमें आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप बहनों की पूर्ण हिफाजत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।